पर चुनाव से एक महीना पहले आप हिंदुत्व की डोज दे रहे हैं, वीर सावरकर की डोज लोगों को दे रहे हैं, इससे आप बीजेपी की मदद ही कर रहे हैं एक तरीके से। देखिए, मैं देश की मदद कर रहा हूं। मैं देश के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक क्रांतिकारी की कहानी लोगों तक लाना चाह रहा हूं। और इससे अगर देश के हिंदुत्व को, आपको हिंदुत्व समझना चाहिए, सावरकर जी का हिंदुत्व समझना चाहिए। एक तो किस टाइम लिखा गया था, उसका पर्पस क्या था और उसके पॉइंट्स क्या क्या थे। 1920 में कैलिफेट मूवमेंट शुरू हुआ था। राय बरेली के शौकत अली मोहम्मद अली साहब थे जिन्होंने दुनिया के किसी मुस्लिम कंट्री ने या कहीं के भी मुसलमानों ने कैलिफ जो था टर्की का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने के बाद जो उनकी पावर्स हटा दी थी, कोई उसके फौर नहीं बोला, किसी को नहीं चाहिए थे वो। पर हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों ने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की कुछ लीडर्स ने, सबने नहीं, कुछ लीडर्स ने। उसका नाम था कैलिफेट मूवमेंट। अभी जब कुछ मुस्लिम लीडर्स को लगता था कि जब अंग्रेज आए थे तो मुगल सल्तनत थी, तो अब अंग्रेज जाएंगे तो सल्तनत होनी चाहिए, कांग्रेस तो डेमोक्रेसी मांग रही है, यहाँ तो मेजॉरिटी की जीत होगी, हम माइनॉरिटी में हैं। तो गांधी जी ने ये एक प्लॉय यूज किया था कि मुसलमानों को कांग्रेस में मिलाने के लिए वो कैलिफेट को खिलाफत बना के उसके प्रेसिडेंट बन गए थे, जिसकी वजह से अलग इलेक्टोरेट होने लगी थी और मुस्लिम्स को एक ज़्यादा सीट्स मिलने लगी थी परसेंटेज के हिसाब से। और एक टेलीग्राम गया था आमिर ऑफ अफगानिस्तान को इंडियन मुस्लिम लीडर्स की तरफ से, कम इन्वेड इंडिया, ब्रिटिश वीक। तो एक पैन इस्लामिक इन्वेजन का उस वक्त डर था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे, और वहाँ पे ज़्यादातर ब्रिटिश फौज में मोहम्मदन लोग थे। तो इसीलिए सावरकर जी को ये लगने लगा कि अगर जिहाद के नाम पे हमला हुआ तो क्या ये लोग उनके अगेंस्ट लड़ेंगे या उनके फॉर लड़ेंगे। यानी ये जिहाद का डर उस समय भी था, उस समय बहुत ज़्यादा था। तो उस वक्त इन्होंने एक ऑल एनकम्पासिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाई फॉर इंडिपेंडेंस की फाइट के लिए, जिसको उन्होंने नाम दिया हिंदुत्व, जो एक राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास है, किसी धर्म का नहीं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं और यकीन मानिए ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं किसी एक्टर से बात कर रहा हूं, किसी बॉलीवुड के एक्टर से बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी इतिहासकार से, किसी लेखक से, किसी हिस्टोरियन से बात कर रहा हूं। नहीं, वो नहीं लगना चाहिए। पर मैंने पिक्चर को बहुत पढ़ाई की है, बहुत पढ़ाई करके बनाई है। मेरे को बहुत जिम्मेवारी थी इसकी कि मैं इनको सावरकर जी को अच्छी तरह से पेश कर सकूं, क्योंकि उनके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी और इतनी लालचना लगी हैं। और मैं ऐसी पिक्चर बनाना चाहता था कि जिसमें मैं एक निष्पक्ष एक अपना पॉइंट रखूं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स रखूं, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए वो वीर थे क्या नहीं। पर उनका एक बहुत एनकम्पासिंग ये था, और उसमें बोलते हैं कि आपको हिंदुत्व समझने के लिए हिंदू कौन है समझना पड़ेगा। तो सिंधु नदी से सिंधु सागर तक जो भी इस विशाल भूमि को अपनी पितृभूमि, मतलब अपने पूर्वजों की जमीन मानता है, मातृभूमि अपने यहाँ के त्योहारों को, खान पान को, वेशभूषा को अपना मानता है, वो हिंदू है। पर चूंकि एक लास्ट क्लॉज उन्होंने जोड़ा था, उसकी पुण्य भूमि भी होगी, वो इसीलिए क्योंकि एक रिलीजियस फॉर्म में देश पे अटैक होने वाला था। तो जो देश धर्म से ऊपर होना चाहिए, कि अगर आप इसको आप अगर इस सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले हैं तो आप हिंदू हैं, चाहे आप किसी भी धर्म, जात या समाज के क्यों ना हो। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ सिविलाइजेशन, एंड इफ यू रिकॉग्नाइज दैट देन यू आर अ हिंदू नो मैटर विच धर्म यू बिलोंग टू। हाल ही में बहुत सारी फिल्में ऐसी आई जिन पर आरोप लगा कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म्स हैं। आपके शब्दावली में एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है, जैसे कश्मीर फाइल्स या केरला फाइल्स, फिर अभी थोड़ी दिन पहले आर्टिकल 370 आई है, अब वैक्सीन वॉर आई, अब आपकी फिल्म आ रही है जी। ये इस तरह की फिल्म बनाने के लिए क्या पैसा सरकार देती है? जी नहीं, मैंने तो अपना ही लगाया है, और मैं 2 साल से ये पिक्चर बना रहा हूँ, बहुत तकलीफ में रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है मेरी 2 साल की काला पानी की सज़ा हो गई थी, पर अब वो सावरकर जी की हिस्ट्री, उनकी स्टोरी, और मैं भी उससे जेल से बाहर निकलेंगे। बहुत मुश्किलों से मैंने ये पिक्चर बनाई है, और इसको अगर आप प्रोपेगेंडा पिक्चर का नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति देखिए, नहीं। अपना पैसा कोई भी व्यक्ति लगाता है, आप एक्टर भी हैं, लेकिन पैसा लगाने से पहले आप एक बिजनेस मॉडल भी देखते हैं कि मेरे पैसे का होगा क्या। आपने अपना पैसा लगाकर ये फिल्म बनाई जी। तो कोई और फिल्म बनाते, सलमान खान को लेते, शाहरुख खान को लेते, कोई और बढ़िया कमर्शियल मसाला फिल्म बनाते। ये वीर सावरकर में आपने अपनी जेब से पैसा क्यों डाल दिया? जी, वो इसलिए डाला कि मैं एक तो इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व था। हाँ। दूसरा,
अगर मैं अपने आप को, अपने कला को, या जो मैं कहना चाह रहा हूं खुद बैक नहीं करूंगा, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट अदर पीपल टू बैक इट? तो आई पुट माई मनी वेयर माई माउथ इज, एंड इट्स ओके। कुछ भी हो जाए इस पिक्चर का, मैं और काम करके और कमा लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस बार में बहुत हमेशा से निडर रहा हूं, मैं इसीलिए थोड़ा कम काम करता हूं। उससे ये जरूर होता है कि मैं बाकी एक्टरों के मुकाबले में कम पैसा कमाता हूं, पर मेरा काम लोगों के जहन में रहता है। वो मेरे ख्याल से मेरे मरने के बाद भी शायद लोग निकाल के उसे देखें। यही एक कलाकार की इच्छा होती है कि मेरा काम मतलब मेरे जाने के बाद हमें याद रखे। अब तो खैर यूट्यूब वीडियो वालों को भी याद रखते हैं, बट एक हम एक्टर इसलिए बने थे। आप अपने आप को कलाकार कह रहे हैं, आप अपने आप को एक्टर कह रहे हैं। आप वैसे हरियाणा के जाट हैं। हरियाणा के जाटों के पास या तो ट्रैक्टर होता है, हल होता है, या फिर वो फौज में जाते हैं, हरियाणा पुलिस में जाते हैं, और नहीं तो वो हरियाणा रोडवेज में जाते हैं। जी जी। अब ये हरियाणा का एक जाट जो है कलाकार बन गया, आप भी पत्रकार बन गए। तो जाटों की भी मेरे ख्याल से लिमिटेशन जो हमारी सोच में रहती है कि यही काम करना है, अब बहुत खुल गया है। बहुत यंग लोग जर्नलिज्म में भी आ रहे हैं, फिल्मों में भी आ रहे हैं। तो ये एक जो वर्ण व्यवस्था का एक जो हमारा हिस्सा था कि भाई आप इस वर्ण के हैं तो यही काम करेंगे, वो हट गया है। भाई या तो आप फौज में जाएंगे या फिर किसानी करेंगे। या बट अभी क्या है, देखिए मेरे को भी बहुत दिक्कत रही है मेरे पूरे करियर में कि मुंह फट होता है, जो जैसा है वैसे बोल देता है, लैक ऑफ डिप्लोमेसी। तो मैंने इस बारे में बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था मैं शुरू में, पर जैसे जैसे काम बढ़ता गया एक रिस्पेक्ट में, फिर लोगों को समझ गया नहीं मे बी वो ऐसा मीन नहीं कर रहा है, पर ऐसा है। जब आप बॉलीवुड में आए तो आपके अनुभव क्या थे? आप एक ऐसे स्टेट से जा रहे हैं जो वहां के लोग डिप्लोमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, चमचागिरी बिल्कुल करना नहीं जानते हैं, और आप बॉलीवुड में जा रहे हैं जहां पूरा पार्टी सकट है। भाई आप जिसकी पार्टी में जाएंगे, जितनी ज्यादा आप पीआर करेंगे, सोशलाइजिंग करेंगे, उसके हिसाब से आपको काम मिलेगा। तो आपके शुरुआती अनुभव क्या रहे? मेरा शुरुआती अनुभव ये रहा था कि जब मैंने अपने पिताजी को बोला था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, वो मैंने ऑस्ट्रेलिया से बोला था, मैं वहाँ पढ़ रहा था, तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला था भाई भांडी बनना है तो घर आ जा, कम से कम हमारे साथ तो रहेगा। फिर जब वापस आया और मैंने उनको बोला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी से, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे पेरेंट्स का, उन्होंने कहा भाई ठीक है, जो तुझे करना है तू कर, हमारे ऊपर बुढ़ापे पे बोझ मत बनियो। विच आई मेड श्योर कि मैं नहीं बना। और जब मैं इंडस्ट्री में गया तो मेरे पिताजी ने एक ही बात बोली थी, बेटा चाहे तुम कुछ भी काम कर लो, तुम्हें अपना काम सीखना पड़ेगा, जितना तुम अपना काम सीखोगे उतना दूसरों पे डिपेंड कम रहोगे, पैसे मांगने घर मत आना। हाँ, पैसे मांगने घर मत आना। तो मैंने थिएटर किया, नसीर साहब की शागिर्दी में बहुत दिन काम किया, वर्कशॉप्स की, उनके साथ मैं एक शागिर्द की तरह काफ़ी साल लगा रहा। मैंने अपना काम सीखा, और उसके बाद जब आपको काम आता है तो शायद काम देख के भी काम मिलता है, ज़रूरी नहीं है पार्टी में जाना हो। और मैं जब किसी से, मैंने मुझे बहुत लोग बोलते थे जो दिखता है वो बिकता है, और इससे काम मांगने जाओ, उससे काम मांगने जाओ, पर जब मैं जाता था ना तो ऐसा लगता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि वो पर्सनैलिटी में बैठता नहीं था, वो सोच में बैठता नहीं था कि मुझे काम चाहिए, ये चाहिए, मेरे को काम आता है, देना है तो दे, नहीं तो